हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की सेकंड एडजस्टमेंट जो कि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है। इसे लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट कवर की है विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में कि जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें जो असेट्स होते हैं उसको वैल्यूएशन कर दिया जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। यानी कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के अंदर जो असेट्स ली जाएगी वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ली जाएगी और जो डेप्रिसिएशन होगा डेप्रिसिएशन भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे यानी कि करंट कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा। तो जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होता है ये डिफरेंस होता है, किस चीज़ का डिफरेंस होता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे, उन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कहलाता है। यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कहेंगे। लेकिन जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जब रिप्लेसमेंट कॉस्ट चेंज होती रहती है तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज़ करेंगे। एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है कि ईयर की स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी और प्लस ईयर के लास्ट में जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो आ जाएगी। फिर इस एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर है जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2017 को रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 4 लाख रुपए और ईयर के लास्ट में, ये ईयर कब लास्ट होता है 31 मार्च 2018 को, ईयर के लास्ट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई है 5 लाख रुपए। तो अब हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट का यूज़ करना है। एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे कि जो स्टार्टिंग में रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और जो एंड में रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगी 4,50,000। एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो हमारे पास आ जाएगी ARC यानी कि एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट 4,50,000 आ गई है। अब मान लेते हैं कि इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है ना वो 1 लाख रुपए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपए है इस असेट की, और जो लाइफ है वो मान लेते कि 10 ईयर है। तो अब मैं डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगी, अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से ये एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज़ करेंगे कि अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से। तो उसके लिए मैंने क्या लेना है, यहाँ पे एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि कितना एवरेज आ रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट को उसको यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। 4,50,000 एवरेज ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट आया है, 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, तो डिवाइड करके 10 से मेरे पास 45,000 डेप्रिसिएशन आ गया करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है इसकी 1 लाख है और 10 ईयर तक इसको यूज़ करें तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो मेरे पास 10,000 है जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से। अब मेरे पास डेप्रिसिएशन करंट कॉस्ट अकाउंटिंग से 45,000, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से 10,000, डिफरेंस कितना आ गया 35,000। यही 35,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आती है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अभी हमने CCA मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, किसके ऊपर किया था, एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। हमने फाइंड आउट की थी ना एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बिगिनिंग के अंदर कितनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी और एंड में कितनी थी, उन दोनों को जोड़ के हमने डिवाइड करके 2 से
एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट फाइंड आउट की थी और फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है कि मैंने क्या किया, बिगिनिंग और एंड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ऐड करके डिवाइड करके 2 से जो मेरे पास एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई थी उसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन लिया है। जबकि बैलेंस शीट में अगर मैं इसे दिखाऊं तो बैलेंस शीट में मैं कितनी वैल्यू दिखाऊंगी, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी 31 मार्च 2018 को, क्योंकि ईयर के लास्ट में बनाई जाती है जो बैलेंस शीट होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज किए जाते हैं। तो जब मैंने बैलेंस शीट के अंदर दिखाया असेट को तो मैंने किस वैल्यू पे दिखाया, उसको 5 लाख पे दिखाया। डेप्रिसिएशन तो मैंने किस पे चार्ज किया, 4.5 लाख पे, और मैं बैलेंस शीट के अंदर दिखा कितना रही हूँ इसे, 5 लाख दिखा रही हूँ। तो फिर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एडिशन डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिखा रही हूँ 5 लाख की असेट दिखा रही हूँ मैं 31 मार्च 2018 को 5 लाख की, तो 10 साल इसकी लाइफ रहनी है, तो डेप्रिसिएशन कितना बनना चाहिए, 50,000 बनना चाहिए। जबकि मैं सीसीए मेथड के अंदर एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज करके डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रही हूँ, 45,000 चार्ज कर रही हूँ। किसके अकॉर्डिंग, सीसीए के अकॉर्डिंग। तो मैंने डेप्रिसिएशन 45,000 चार्ज कर लिया, 50,000 चार्ज करना चाहिए था, तो 5,000 क्या करूंगी अब मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो और चार्ज करूंगी। इस डेप्रिसिएशन को मैं असेट्स में क्रेडिट करूंगी, लेकिन मैं इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं करूंगी। कहाँ दिखाऊंगी मैं इसे, करंट कॉस्ट रिजर्व अकाउंट में इसको दिखाऊंगी। तो जो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आया है इसे मैंने असेट्स में क्रेडिट कर देना है, लेकिन इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं करना, बल्कि करंट कॉस्ट रिजर्व अकाउंट में मैं इसको दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है बैकलॉग डेप्रिसिएशन, कि जब हम असेट को रिवैल्यूएशन कर देते हैं तो उसमें सिर्फ हमने जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नहीं करना, बल्कि जो पिछले सालों में डेप्रिसिएशन लग चुके हैं ना, उन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। नाम से क्लियर है, बैकलॉग यानी कि बैक ईयर्स, जो पिछले सालों में डेप्रिसिएशन लग चुके हैं उनको भी क्या करेंगे, अब हम रिवाइज करके चलेंगे। बैकलॉग डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। किस चीज का डिफरेंस होते हैं, अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया गया है पिछले सालों का। जो बैकलॉग डेप्रिसिएशन है ये अराइज होते हैं, हर बार अराइज होते हैं जब जब असेट को हम रिवैल्यूएशन करते हैं। जब जब असेट को हम रिवाइज करते जाएंगे, रिवाइज वैल्यू पे दिखाते जाएंगे, तब तब बैकलॉग डेप्रिसिएशन है जो अराइज होता जाएगा। जो रिवैल्यूएशन है असेट का वो ईयरली प्रोविजन के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि इनफ नहीं होता, तो उसके लिए हमें जरूरी होता है फिर बैकलॉग डेप्रिसिएशन को चार्ज करना। यानी कि जब हमने असेट्स को रिवैल्यूएशन कर दिया, उसकी वैल्यू को रिवाइज कर दिया, तो जो पहले प्रोविजन बन चुके हैं, हमने डेप्रिसिएशन के जो प्रोविजन पहले पिछले सालों में बना चुके हैं, तो वो हमारे पास एडुकेट नहीं रहेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसे हम बैकलॉग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे बेटर तरीके से। पहले इसका थ्योरी बेस कवर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व क्या होता है कि जब असेट्स को हम रिवैल्यूएशन कर देते हैं, उसकी रिवाइज वैल्यू लेते हैं, तो जो इंक्रीज वैल्यू होती है उसे हम क्रेडिट कर देंगे करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व के अंदर, ताकि हम डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट कर सके। जो ये इंक्रीज हुआ है ये अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन है। अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है कि ये अभी हमें रियलाइज नहीं हुआ, ये जो होल्डिंग गेन है अभी तक हमें रियलाइज नहीं हुआ, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसी कारण से इसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व के अंदर। जो बैकलॉग डेप्रिसिएशन होते हैं इसे भी हम क्रेडिट करते हैं असेट्स में और डेबिट करते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व्स के अंदर। जो बैकलॉग डेप्रिसिएशन होता है इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं करते, क्योंकि हमने कहाँ दिखा दिया इसे, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व के अंदर डेबिट करके दिखा दिया। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जो ये हमारे पॉइंट पड़े डेप्रिसिएशन के अंदर। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट कहते हैं कि एक नई मशीन परचेज की गई 1 अप्रैल 2012 को, जिसका कॉस्ट 8 लाख है। यूजफुल लाइफ है मशीन की वो 10 साल कि हम उस मशीन को 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉस्ट है सिमिलर न्यू मशीन की 1 अप्रैल 2017 को 14 लाख हो चुकी है और 31 मार्च 2018 को वो 16 लाख की हो चुकी है। ईयर के स्टार्टिंग में तो मुझे वो 14 लाख लग रही है और लास्ट में कितने की होगी, 16 लाख की होगी। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रिपेयर करेगी अकाउंट करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड का यूज करके। कैलकुलेट करने कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का, एडिशनल डेप्रिसिएशन का, बैकलॉग डेप्रिसिएशन,
for the year ended 31st March 2018. ऑल्सो इंडिकेट द ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे इसको ट्रीट करेंगे वो भी समझना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना है। अभी अभी हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और जो हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इन दोनों डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस होता है वो एडजस्टेड डेप्रिसिएशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन है। तो जब दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन होते हैं उस केस में हमने क्या करना होता है, एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट की एवरेज कैलकुलेट करते हैं। 1 अप्रैल 2017 यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में 14 लाख रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी। 31 मार्च 2018 यानी कि ईयर के एंड में वो 16 लाख हो चुकी है। तो इन दोनों का यूज करके मैं एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को फाइंड आउट करती हूँ। तो हम यहाँ पे एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं कि ईयर के स्टार्टिंग में रिप्लेसमेंट कॉस्ट 14 लाख थी और एंड में जाकर के 16 लाख हो चुकी है। तो इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट बनती है 15 लाख रुपए। तो अब मुझे पता है स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि 10 साल तक इसकी लाइफ यूजफुल लाइफ है, तो मैं 10 से डिवाइड करके इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूँ। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें मैं क्या करूँगी, एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज़ करूँगी। 15 लाख है, 10 साल तक इसे यूज़ करेंगे तो 1.5 लाख डेप्रिसिएशन आ गया सीसी के अकॉर्डिंग। अब मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे डेप्रिसिएशन लेती हूँ कि इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन है मेरे पास, ये 8 लाख की हिस्टोरिकल कॉस्ट है 1 अप्रैल 2012 को। 8 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 8 लाख मेरे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 10 साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 80,000 है जो डेप्रिसिएशन बनेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो सीसी के अकॉर्डिंग 1.5 लाख और हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे 80,000 डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कितना आ गया, 70,000। तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का अमाउंट आ गया। अब सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं कि जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करूंगी तो उस टाइम पे मैं कितना दिखाऊंगी, 16 लाख रुपए दिखाऊंगी मशीन का वैल्यू, क्योंकि 31 मार्च 2018 को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे उस टाइम पे 16 लाख रुपए जो नई मशीन की वैल्यू दिखाई जाएगी। जबकि हमने अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया है, एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे चार्ज किया है। तो करना किस पे चाहिए था, इस कॉस्ट पे चाहिए था। यानी जब मैं ईयर के एंड में रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिखा रही हूँ, वो कितना दिखा रही हूँ, 16 लाख रुपए दिखा रही हूँ मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो कितना डेप्रिसिएशन बनेगा, 10 साल तक इसे यूज़ कर सकती हूँ तो 1,60,000 जो डेप्रिसिएशन बनना चाहिए। जबकि मैंने तो क्या किया, यहाँ पे एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट किया, एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर मैं डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ। यानी कि मैंने जो एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट किया था 15 लाख रुपए, उसके ऊपर मैंने 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखा दिया। ये बात तो गलत हुई ना कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 16 लाख रुपए की दिखा करके असेट और मैंने डेप्रिसिएशन एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर चार्ज कर लिया। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 10,000 का। तो 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे और चार्ज करना चाहिए था। ये क्या कहलाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे एक साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, जबकि मैंने एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर बेस करके 1.5 लाख चार्ज किया है सिर्फ। तो 10,000 का क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशनल में और डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास बैकलॉग डेप्रिसिएशन का। बैकलॉग डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि आज तो मैं करंट ईयर में क्या कर रही हूँ, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को दिखा करके मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ, लेकिन जो पिछले सालों में मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग पे, उसको तो भी क्या करूँ, मैं रिवाइज करके चलूँ ना, क्योंकि नाम से क्लियर है बैक। यानी कि जो पिछले सालों में डेप्रिसिएशन लागू किया गया वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे लागू किया गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको भी चेंज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब मैंने मशीन परचेज की तो उस टाइम पे 1 अप्रैल 2012 था, लेकिन जब मैं न्यू सिमिलर मशीन परचेज कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2017 कर रही हूँ। तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 तक तो मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि 8 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है ना पिछले सालों में।
अब मैं क्या करूँ, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट में दिखा रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इस जो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे डेप्रिसिएशन है इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। कब से कब तक, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 तक। तो यहाँ पे कितने साल बनेंगे, अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल 5 साल बनते हैं। 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17। तो टोटल 5 साल तक मुझे क्या किया हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँ, रिवाइज कर दूँ। तो यहाँ पे हम अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेते हैं कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया। मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट ली हुई है 8 लाख रुपए और मैं डेप्रिसिएशन यानी कि 10 साल इसकी लाइफ है, 10 से डिवाइड करके इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ। तो मैंने ये 5 साल तक यानी कि क्या करना है, इसको रिवाइज कर देना। तो 5 साल का कितना अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 4 लाख बनेगा। और आज यानी मैंने ये कब से कब तक इसको रिवाइज किया है, ये मैंने से 31 मार्च 2017 तक रिवाइज कर दिया। अब मैं जब इसको रिप्लेस कर रही हूँ 31 मार्च 2017 को, उस टाइम पे करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना बनता है। अब मेरे पास ये 16 लाख की हो चुकी है, तो मैं इसको क्या करूँ, 16 लाख मेरे पास करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए 10 से डिवाइड करती हूँ। तो 5 से मल्टीपल करके 5 सालों का अगर मैं डेप्रिसिएशन लूँ तो मेरे पास 8 लाख बनता है। तो जो ये 4 लाख डेप्रिसिएशन आया, ये डेप्रिसिएशन कौन सा कहलाएगा, ये बैकलॉग डेप्रिसिएशन कहलाएगा। यानी कि बैकलॉग डेप्रिसिएशन क्या कहना चाहता है अपने को, कि अपन ने 1 अप्रैल 2012 को एक मशीनरी परचेज की थी 8 लाख की, तो ये 8 लाख क्या कहलाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। तो मैं इस को रिप्लेस कर रही हूँ, कब रिप्लेस कर रही हूँ, जाके 1 अप्रैल 2017 को रिप्लेस कर रही हूँ। कितने में रिप्लेस कर रही हूँ, तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है मेरे पास 16 लाख रुपए। तो बैकलॉग डेप्रिसिएशन कहते हैं कि मैंने इस ईयर से लेकर के यहाँ तक मैंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया किसके ऊपर किया है, 8 लाख के ऊपर चार्ज किया है। अगर मैं डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर चार्ज करूँ इन बैक ईयर्स के अंदर, तो मेरे पास कितना बैकलॉग डेप्रिसिएशन बनेगा, तो वो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि मैंने 8 लाख के ऊपर 5 साल तक डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया तो 4 लाख बनते हैं। अगर मैं इसका बैकलॉग डेप्रिसिएशन यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेस पे लेती जो कि मेरे पास 16 लाख है, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता, 8 लाख बनता। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो क्या कहलाएगा, बैकलॉग डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी बताओ। तो हम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो डेप्रिसिएशन होते हैं ना, डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करते होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो 31 मार्च 2018 को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए गए, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है इसकी, 8 लाख, 10 साल इसकी लाइफ है। तो कितना डेप्रिसिएशन बन जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस। 8 लाख रुपए इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 10 साल तक इसको यूज़ करूँगी तो 80,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन बन जाएगा। इसमें हम ऐड करके चलते हैं डेप्रिसिएशन एडजस्टेड को। डेप्रिसिएशन एडजस्टेड हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर कैलकुलेट किया था। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एडजस्टेड कितना बना था, डेप्रिसिएशन एडजस्टेड 70,000 का। तो इसमें हम प्लस कर देते हैं 70,000 को, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,50,000। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट किया गया। अब जब मशीन हम दिखाएंगे सीसीए के अकॉर्डिंग यानी कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करके बैलेंस शीट के अंदर, तो जब हम मशीन दिखाएंगे, मशीन सीसीए मेथड का यूज़ करके बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे 31 मार्च 2018 को। तो कैसे दिखाएंगे कि जो मशीन है हमारे पास सीसीए के अकॉर्डिंग मशीन की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास गिवन है 16 लाख रुपए से। 16 लाख रुपए 31 मार्च 2018 को। तो हमने 31 मार्च 2018 को 16 लाख रुपए की यहाँ पे सीसीए के अकॉर्डिंग क्या कर दी, मशीन दिखा दी। अब इसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन है जो माइनस करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। मैं अकाउंट क्लोज कर रही हूँ 31 मार्च 2018 को,
1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक कितने साल हो गए? 6 साल। तो 8 लाख के ऊपर 6 साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन जो बनता है 8 लाख रुपए हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 10 साल तक इसकी लाइफ है, 6 साल का जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो 4,80,000 आएगा। इसमें हमने अब ऐड कर देना है जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर कैलकुलेट किया, यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया, 70,000 ऐड कर देंगे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कि 10,000 कैलकुलेट किया है ऐड कर देंगे, और जो बैकलॉग डेप्रिसिएशन 4 लाख कैलकुलेट किया ये भी ऐड कर देंगे। इन सब को हम ऐड करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। 4,80,000 तो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, और हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया गया है अमाउंट उसका 70,000 है, और जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है एडिशनल डेप्रिसिएशन बनता है अमाउंट 10,000 से, और लास्ट में जो हमने बैकलॉग डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो है 4 लाख। तो इन सब का टोटल बनता है 9,60,000 से। अब ये 9,60,000 पे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, जब हम असेट दिखाएंगे 31 मार्च 2018 को, मशीन हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लेनी, यहाँ पे करंट कॉस्ट लेनी है। करंट कॉस्ट 16 लाख, तो इसमें से माइनस करेंगे जो डेप्रिसिएशन अभी हमने वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट किया 9,60,000 से। 16 लाख में से 9,60,000 माइनस करके 6,40,000 पे हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग बेस पे बैलेंस शीट के अंदर मशीन को दिखाएंगे। जो हमने डेप्रिसिएशन दिखाया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे वो 1.5 लाख है, और जो हमने बैलेंस शीट के अंदर मशीन दिखाई है वो 6,40,000 से है। नेक्स्ट आता है कि कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा करंट कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि CCA रिजर्व के अंदर। हम देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग वैल्यू के अंदर। हिस्टोरिकल कॉस्ट 8 थी, अब 16 लाख हो चुकी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 16 लाख है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, 8 लाख। तो 16 लाख रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट 8 लाख, तो कितने से इंक्रीज हो चुकी है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, 8 लाख रुपए से। इसमें से हम माइनस करके चलेंगे, एक तो बैकलॉग डेप्रिसिएशन और दूसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन। बैकलॉग डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे पॉइंट जब कैलकुलेट किए थे, बैकलॉग डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपए का, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है हमारे पास 10,000 का। ये दोनों ही इसमें से माइनस कर देते हैं। 8 लाख में से बैकलॉग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि मेरे पास अमाउंट है 4 लाख का, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10,000 का, तो 4,10,000 बनते हैं। 8 लाख में से माइनस करेंगे 4,10,000, तो वैल्यू आती है 3,90,000 से। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया CCA रिजर्व का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये एडजस्टमेंट बनती थी, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर होगी है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक नेक्स्ट एडजस्टमेंट को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।